आज के आपके करंट अफेयर्स 22 जून 2021 के। अच्छा, आज के करंट अफेयर आगे पढ़ने से पहले ज्योग्राफी का क्वेश्चन कल क्या था? समर सोलिस्टिस सर। समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस क्या होता है? ये आपका बीच में सन है, उसके आसपास अर्थ का जो ऑर्बिट है जिस पे अर्थ घूम रही है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करोगे, ठीक है। समर सोलिस्टिस यानी कि हम जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं उनका सबसे बड़ा दिन। कल यानी कि 21 जून को आपका सन कौन सी लाइन के बिल्कुल सिर के ऊपर होगा? अर्थ पे कहां पे बिल्कुल सिर के ऊपर होगा 21 जून को? मतलब आपको अर्थ के ऊपर कहां शैडो 12 बजे नहीं बनेगी आपको? छोटा से गोला बनेगा। इक्वेटर सर। हाँ, कहां तक आता है सन मैक्सिमम नॉर्थ हेमिस्फीयर में? क्या ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे मैक्सिमम आता है। तो 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन होगा। अब यहां से वापस जाना शुरू होगा नीचे को, तो मैक्सिमम दिन निकल गया, अब दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे। तो 21 जून सबसे बड़ा दिन इसीलिए होता है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सन आता है। तो इसके बाद अब वापस मतलब हमारी अर्थ के ऊपर मोशन की बात करें तो अब धीरे धीरे नीचे को जाना शुरू होगा, ठीक है। सितंबर में आपका फिर इक्विनॉक्स आ जाएगा जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं। दिसंबर में सबसे छोटा दिन आ जाएगा, फिर से साइकिल शुरू। मार्च में फिर इक्विनॉक्स, फिर जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, और इसी तरीके से आपकी रेवोल्यूशन अर्थ के ऊपर चलती है, ठीक है। तो इसे दूसरे तरीके से सोचो ना कि हम यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में अभी ड्रॉ किया कि यहाँ पे आपका सन होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 3 लाइनें दोस्तों 5 पड़ी थी, तो यहाँ पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे सन आके गया, फिर अब वापस आए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर साल में कितनी बार सन आता है? एक बार सर। एक बार, क्योंकि जैसे यही लगा लो 31 दिसंबर साल में कितनी बारी आता है? तो 21 जून भी तो एक ही बारी आएगा, ठीक है। जब डेट नहीं बाहर आ रही तो वो भी नहीं आएगा। ये बीच वाले एरिया में ट्रॉपिक्स में सन 2 बारी आता है साल में, एक बारी नीचे जाते हुए, एक बार सन जब ऊपर आ रहा है। तो 6 महीने नीचे जाते हुए लग गया, तो यहाँ कहीं पे पॉइंट में 2 बारी क्रॉस किया ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आज सबसे पहला करंट अफेयर है कंपनसेशन फॉर डिजास्टर। देखो वैसे आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में सरकार ने बनाया था, पार्लियामेंट ने पास किया था, इसके अंडर हमारे जितने भी इंडिया में डिजास्टर के प्रोविजन है वो इसी से डील किए जाते हैं। तो इसके अंडर हमने अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई है सेंटर में, डिजास्टर एग्जीक्यूटिव कमिटी भी बनाई है, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी बनाई है, फंड्स भी बनाए हैं, सारा एक डिजास्टर का सेटअप हमने क्रिएट किया, ठीक है। कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है ये डिसीजन मेकिंग का काम करती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। एग्जीक्यूटिव ये ब्यूरोक्रेट्स की बॉडी है, तो इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी और उस रैंक के लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा होगा सेक्रेटरी लेबर ऑफिसर्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये वो पॉलिटिकल बॉडी है जो देखने में लगता है कि बस फैसले लेती है, काम वही ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर फिर से आता है, बॉडी ये काम कर रही होती है।
उसके बाद रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एक अलग बनाई गई है। इसका काम है कोई भी डिजास्टर आएगा उसके लिए रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, ये एक आप, हाँ बिल्कुल, तो ये आपके स्पेशल फोर्स क्रिएट की गई है। इंडिया दुनिया की पहली कंट्री है जिसने एक स्पेशल डेडिकेटेड फोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाई थी। ठीक है, अब ये जो एनडीआरएफ है इसके अंदर आपकी डेप्यूटेशन से लोग आते हैं। ये परमानेंट इसका कैडर नहीं है, बट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर डेप्यूटेशन से आते हैं। आपकी सेंट्रल जितनी भी फोर्सेस है, आपकी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो पैरामिलिट्री से थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन हर कोई डालता है, कुछ बीएसएफ की, कुछ सीआरपीएफ की, कुछ आईटीबीपी, सारे के मतलब ऐसे आपकी शास्त्रीय सीमा बल, एसएसबी, सारी की सारी होगी जितनी भी, हर कोई एक या दो या चार बटालियन, सबसे बड़ी सीआरपीएफ और बीएसएफ की कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पूरे इंडिया में प्लेस की हुई है और वेल इक्विप्ड हैं किसी भी डिजास्टर को हैंडल करने के लिए। एक और प्रोविजन जो आपके देखो, जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, ये एक सोच के साथ बनाया गया कि हमें डिजास्टर को किस तरीके से पहले तो डील करना है। ठीक है, पहले उसके लिए रिसेलेंट बनना है। सॉरी, रिसेलेंट का मतलब होता है कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा बनाओ कि तुम्हारे ऊपर असर ही बहुत कम आए। अगर पहले से ही फ्लड ड्रेन्स होंगे, प्रॉपर काम करते होंगे, तुम्हारे अर्बन शहरों में फ्लडिंग नहीं होगी, अर्बन एरिया में फ्लडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये है कि पहले रिसेलेंट बनो। जब डिजास्टर आ गया तब कोशिश करो मिटिगेशन की, कि किस तरीके से जो डिजास्टर का इफेक्ट है वो कम किया जा सकता है। ठीक है, और आखिरी में कोशिश करो कंसिलेशन की। अब जो हो गया है उसके बाद अब जितना डैमेज हो चुका है उसे कैसे कम कर सकते हो। तो वन ऑफ द डैमेज जिसका क्लॉज है वो है कि जितनी डेथ हुई है, अब डेथ जो हुई है गवर्नमेंट की तरफ से ना, एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि किसी की भी डेथ होती है तो सरकार उसके जो भी पीछे रह जाएगा फैमिली मेंबर, उन्हें कंपनसेट करेगी उस डेथ के। ठीक है, उस लॉस के लिए वो कंपनसेट करेगी। पर कोविड के चलते हुए सरकार ने कंपनसेशन से मना कर दिया। ठीक है, कि जिनकी डेथ कोविड के कारण हुई है, कोविड को डिजास्टर में ना कंसिडर करते हुए, मतलब इस स्पेसिफिक कंपनसेशन के लिए डिजास्टर में ना कंसिडर करते हुए आपके कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। सेंटर की सरकार से डिनाई आ गया। ठीक है, कि इसकी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा यहां से, क्योंकि सरकार का कहना है कि देखो ये वन टाइम डिजास्टर नहीं है और ऐसा नहीं है कि हम हर बारी इतना पैसा दे पाएंगे, तो हमारी कैपेसिटी से बाहर है। इस कारण मतलब लॉसेस बहुत हुए हैं, पर हर एक लॉस के लिए 4-4 लाख देना अल्टीमेटली सरकार के लिए भी बहुत भारी पड़ जाएगा। तो सरकार ने इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अब इसमें हर कोई आर्ग्यू कर सकता है कि क्यों देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पर अल्टीमेटली सरकार ने ये फैसला किया है, वही हमारा। हाँ जी, उन्हें तो इंश्योरेंस ऑफर कर दिया था ना, हेल्थ वर्कर्स को इंश्योरेंस स्कीम्स में डाल दिया था, पर वैसे किसी की भी फैमिली मेंबर्स की जिनकी डेथ हुई है वो इंक्लूडेड नहीं है। हेल्थ वर्कर्स को तो इंश्योरेंस स्कीम में डाल दिया था, उन्हें तो वहां से कवर कर दिया, पर बाकियों की ऑन जॉब तो वैसे भी गवर्नमेंट के अंदर प्रोविजन, गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर ऑन जॉब किसी की डेथ हो जाती है तो कंपनसेशन वैसे ही है। तो जितने भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उन्हें तो वैसे ही कंपनसेशन है, और प्लस आगे किसी ना किसी को जॉब भी ऑफर होती है, नॉट एट द सेम स्केल, काफी कंपनसेशन के तौर पे अगर जॉब पे डेथ हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है? इसे फॉसिल गैस और जस्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जहां पे आपके हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, यानी कि पेट्रोल, डीजल, जो क्रूड ऑयल है जहां पे वो पाए जाते हैं, उसके आसपास कई बारी आपकी नेचुरल गैस भी पाई जाती है।
कई जगहों पे जहां पे आपके क्रूड ऑयल एक्चुअली प्रॉपरली बना भी नहीं होता ना, वहां पे नेचुरल गैस तब भी बन जाती है। इसका सबसे बड़ा जो इसके अंदर कंट्रीब्यूटर है वो है मीथेन। मीथेन ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है, आपके फॉसिल्स भी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। अच्छा, आपको फॉसिल्स कौन से रॉक्स के अंदर मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की क्यों? सेडिमेंट्री रॉक्स की हमने फॉर्मेशन क्या पढ़ी थी? एक एक करके लेयर बनती है जिसके अंदर डेड प्लांट्स, एनिमल्स वो भी होते हैं ना, तो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है ना। तो सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। देखो, अगर बाई चांस इनडायरेक्टली किसी ना पेपर में याद रहे, ये तो याद रहेगा ना, एक लेयर बन बन के बीच में प्लांट्स, एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो सेडिमेंट्री इस कारण वहां पे आपके फॉसिल्स मिल जाते हैं। ठीक है, हर फॉसिल जरूरी नहीं है कि फॉसिल फ्यूल बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कब्रिस्तान जाके खोदने लग जाओ कि यहाँ से तेल निकलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर को दबना चाहिए। सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ जिसमें सब ऐसे सरफेस सीधी है, अचानक ही उल्टा हो जाए, तो जितना कुछ अंदर दब गया वो सडन टेम्परेचर और प्रेशर के कारण फिर मिलियंस ऑफ ईयर में तेल बनता है, नहीं तो वो बस गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और रिमेनिंग थोड़ा सा फॉसिल बच जाता है। तो सबसे बड़ा कंपोनेंट मीथेन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम जैसी चीजें भी इसमें स्मॉल परसेंट में प्रेजेंट होती हैं। नेचुरल गैस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में बाकियों के कंपैरिजन में एक क्लीन फ्यूल है। ठीक है, कंपैरेटिवली, क्योंकि ये ज्यादातर बर्न हो जाता है। बर्न होने के लिए मतलब सबसे बेस्ट जो फ्यूल्स है उस चीज के लिए यूज किया जाता है एक स्पेशल काउंट जिसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कोई चीज कितनी बेटर जलती है। जैसे आप कोई लक्कड़ जलाओगे, पीछे बहुत सारा रिमेन रह जाता है ना, ऐश रह जाती है, डस्ट रह जाता है। ठीक है, पेट्रोल डीजल जलाओगे वो कम रिमेन रहेगा, पर पीछे थोड़ा बहुत ब्लैकिश टार जैसा कुछ बन के रह सकता है। पर अगर आप गैस जब जलाते हो, गैस अचानक धमाके से जलती है, तभी तो एक्सप्लोसिव होती है। आपके जो परफ्यूम कैन इन सब के बैक साइड पे एक वार्निंग लिखी होती है ना कि इनफ्लेमेबल है, इन्हें अचानक अगर ये सडन कांटेक्ट में आएंगे फायर के, तो अगर कैन के अंदर चलेगी आग तो ब्लास्ट हो जाएगा ऊपर और कोई रिमाइंडर नहीं रहता, सारी की सारी वेपराइज हो जाएगी। तो आपकी इस कारण बेस्ट फ्यूल इसलिए भी है नेचुरल गैस, क्योंकि फिर होता क्या, मतलब रिस्क तो चलो एक साइड पे है, पर बर्निंग, क्योंकि ये अपने आप को पूरी तरह बर्न कर देता है, तो ये एनर्जी भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो कम कंपोनेंट ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ये चीजें हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सारी दुनिया ऐसी क्लीन एनर्जीज पे अब धीरे धीरे काम कर रही है। जैसे अब तुम देख ही रहे हो कि आने वाले टाइम पे आपकी कार्स भी नेचुरल गैस, सीएनजी, ये सब कुछ आते जा रहे हैं। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म पता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस ही है जो कंप्रेस करके बेची जा रही है। तो कंपैरेटिवली साफ है, क्योंकि उसके रिमाइंडर्स क्या है कि यही वाली गैसेस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही नेग्लिजिबल में, नाइट्रोजन और ये सब कुछ नेग्लिजिबल में निकलेगा, मीथेन ज्यादातर निकलेगी बर्न होके भी। ठीक है, तो अपने आप में कोई ज्यादा हार्मफुल चीज नहीं है। क्लियर है? अच्छा, नेचुरल गैस किस किस चीज से बना सकते हो? नेचुरल गैस किस किस चीज से बना सकते हो? मिथेन, मतलब मिथेन किससे बना सकते हो? सर काऊ डंग से सर। एक तो काउडंग हो गया, वही गोबर गैस, और सर वो गन्ने का ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਸਰ ਲਾਸਟ हाँ जी महेंद्र जी, क्या बोला आपने? ਸਰ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਲਾਸਟ ਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਾ ਸਰ। मोलेसिस चलो हो गया, पर और
मतलब ऑर्गेनिक मैटर आपके क्रॉप्स लगा लो, चलो जहां पे क्रॉप्स प्रेजेंट होंगी वहां से नेचुरली भी चलो निकल रही होती है मीथेन। और अगर ऑप्शन आगे कहां कहां से नेचुरल गैस के सोर्स हो सकते हैं? अब तो तुम हर चीज को हाँ बोल दोगे। एक जो चीज ऑप्शन जो याद रखना है वो है कि जो आपका सीवेज वेस्ट है ना, वहां से भी नेचुरल गैस बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आपका सीवेज वेस्ट, उससे भी नेचुरल गैस बनाई जा सकती है। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी कैनाल, आपके राजस्थान की लाइफलाइन मानी जाती है। ठीक है, पंजाब और राजस्थान ये दो जगह से पास करता है। पंजाब में ऑब्वियसली पानी यूज करना इसका अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ से पास करता है ये। ठीक है, तो एक तरह से जो पंजाब की जो नदियां हैं उन्हें डाइवर्ट किया गया उनका पानी और राजस्थान को सप्लाई किया गया इसके थ्रू। तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल है। ठीक है, जो आपके डेजर्ट एरिया को पानी प्रोवाइड करता है और हमारी हेल्प क्या कर रहा है कि हम डेजर्ट को रिक्लेम कर पा रहे हैं इससे। रिक्लेम क्या होता है? ग्रीनरी। ठीक है, रिक्लेम करने का यही मतलब होता है वैसे तो कि कोई एरिया जो पहले बिल्कुल बंजर था या बंजर हो गया था, अब उसे हम प्रॉपरली, जहां पे अब पानी आ गया, बाकी सारी रिसोर्सेज तो तुम वहां पे मंगवा ही सकते हो, मेन चीज तो आई गई है, मंगवा के उन एरियाज में हम धीरे धीरे ग्रीनरी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड होती है कि जो लैंड लॉस्ट हो गया है उसे दोबारा से रिक्लेम करके ग्रीन कर देना। तो अब तुम राजस्थान जाओगे, जो राजस्थान की इमेज है, एक्चुअली राजस्थान पहले से काफी ग्रीन है। ठीक है, सड़कों के आसपास भी पेड़ लग गए हैं और कई जगहों पे, ऐसा नहीं कि थार डेजर्ट सारे गायब कर दिए, इतने भी कामयाब नहीं हुए, पर कंपैरेटिवली काफी कामयाबी मिली है। उसका वन ऑफ दी जो सक्सेस है वो इंदिरा गांधी कैनाल को दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले राजस्थान कैनाल भी बोला जाता था, उसके बाद इंदिरा गांधी के नाम पे इसका ये नाम रख दिया गया। ठीक है, तो यही चीज ये लिखिए, रिक्लेमिंग दी थार डेजर्ट और चेकिंग दी डेजर्टिफिकेशन ऑफ फर्टाइल एरियाज। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? ऑप्शन देता हूं। एक, फर्टाइल लैंड को बार बार यूज करके या किस तरीके से बंजर हो जाना, या डेजर्ट्स की एक्सपेंशन के कारण लैंड का बंजर हो जाना। डेजर्ट्स की एक्सपेंशन के कारण जो होता है। ए सही है। ठीक है, होता क्या है कि जो ओवर यूज लैंड होता है, या जिस लैंड, मतलब लेट्स सपोज आपका जी कहाँ लिखा है? अच्छा, डिजर्टिफिकेशन ऑफ फर्टाइल एरिया। ठीक है, तो होता क्या है कि जो एरिया पहले थोड़ा बहुत ग्रीन किसी टाइम पे हिस्ट्री में रहा हो, अगर वो ओवर द टाइम बंजर हो गया है, शायद उसके अंदर फर्टिलिटी खत्म हो गई है, वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है, या आपकी कहीं से सैंड उड़ के उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी लेयर बना गई, अगर उसे किस तरीके से हटा दिया जाए, पीछे लैंड फर्टाइल ही है, तो उसे कहते हैं इस डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेस को रोकना। जो जमीन की फर्टिलिटी लूज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसे वापस रिक्लेम कर लेना। इस टाइम आपकी सबसे ज्यादा डिजर्टिफिकेशन जो हो रही है वो पंजाब और हरियाणा की जमीनों में हो रही है, धीरे धीरे बंजर बनती जा रही है ओवर यूज के कारण। ठीक है, तो इस कारण इन्हें भी सरकार लॉन्ग टर्म में सोच रही है कि किस तरीके से लोगों को कन्विंस किया जाए कि अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस चेंज करो। राइस जैसे नहीं सूट करती, तो राइस हद से ज्यादा, हाँ हाँ, तो वही तो, पर वही है कि ओवर यूज के कारण, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स के कारण सॉइल खत्म होती जा रही है। नेक्स्ट इज बीटी कॉटन। देखो ये सबसे पहले बीटी क्या है? ये
आपके ना स्पेशल क्रॉप्स बनाई जाती हैं और कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है, चाहे आपका प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिन्हें कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब है कि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर हम कोई चेंज कर देते हैं खुद, जिससे हमें जो डिजायर्ड चीज चाहिए होती है वो हम उसके अंदर डाल देते हैं। तो जो आपकी बीटी कॉटन है, ये बीटी क्या है, बीटी भी एक तरह का एक पेस्टिसाइड है। एक ना आपके वाइट फ्लाइज और पिंक बॉलवॉर्म लग जाता है आपकी कॉटन क्रॉप्स को, उससे बचाने के लिए आपके ये चीज पहले ही क्रॉप के अंदर डाल दी जाती है। तो ये इससे होगा क्या कि जो कॉटन उगेगी उसके ऊपर वो इंसेक्ट उसे खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर पहले से रेजिस्टेंट होगी। अगर कोई खाएगा तो वो खुद ही मर जाएगा। हमें पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये आपकी बीटी कॉटन ये है। पर हुआ क्या है लॉन्ग टर्म में, ये जो आपके जैसे व्हाइट फ्लाई और ये सब कुछ थी, अब नेचर भी अपने आप है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है ना, ये सिर्फ ह्यूमंस नहीं करते, बाय नेचर भी चेंजेस आते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अब क्या हुआ है कि बीटी कॉटन यूज करते करते अब ये जो व्हाइट फ्लाई और ये पिंक बॉलवॉर्म ये सारे थे, ये भी इवॉल्व हो गए हैं। अब ये खा भी जाते हैं और इन्हें कोई इससे अब फर्क नहीं पड़ता। तब यहां पे ये डिबेट आपकी छिड़ी हुई है कि क्या जीएम क्रॉप्स फायदेमंद है या नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि फायदेमंद है, कि बार बार देखो चाहे चेंज करना पड़ेगा हमें भी, पर एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो हमारे पास एडवांटेज रहता ही है। और इससे हम जेनेटिक्स जैसे तुम चेंज करना चाहो, अगर तुम किसी क्रॉप को चाहते हो वो इतनी यील्ड पैदा करे, तुम उसे उस तरीके से किसी और जो ज्यादा यील्ड पैदा करती होगी उस वैरायटी का डीएनए वहां इंसर्ट कर दो। तुम चाहते हो कि ये लेस नंबर ऑफ डेज में तैयार हो जाए, वो कर सकते हो। तुम चाहते हो पानी कम ले, सब चीजें इसके अंदर तुम कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हो। मतलब इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से मैंने समझा दिया कि सब हो सकता है। ठीक है, स्टेबल बनाना पड़ता है डीएनए। तो अगर डीएनए स्टेबल बन गया तो आपकी वो क्रॉप तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो अब यही डिबेट है कि आपके क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? तो बीटी कॉटन के बारे में सबको लिखा है। इंडिया में सिर्फ यही बीटी कॉटन ही इकलौती जीएम क्रॉप है जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है मार्केट में बेचने के लिए। कॉटन कोई खाता तो नहीं, किसी की आदत तो नहीं कॉटन खाने की, इसीलिए ये जो टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं इन्हें कहते हैं नॉन एडिबल। तो आज तक आपकी कोई भी एडिबल क्रॉप जीएम में अप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, सिर्फ एक ही क्रॉप अप्रूव हुई है, वो भी नॉन एडिबल है। ठीक है, अगर आपको ये स्टेटमेंट बन के आ जाए तो मैं इस तरीके से बता दूं। नेक्स्ट इज आर्मी थिएटर कमांड। देखो अब लॉन्ग टर्म में इंडिया में क्या सोचा जा रहा है, जो पूरी दुनिया में जिस चीज का एक्चुअली जो दुनिया की ज्यादातर मॉडर्न आर्मीज है वो इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं, और इंडिया भी अब धीरे धीरे अपनी आर्म्ड फोर्सेस में रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, तो इंडिया भी उसी प्रोसेस से सोच रहा है। अब ये नई सोच है क्या? अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की वन ऑफ द ब्रांच तुमने जरूर सुनी होगी, मरीन्स। ठीक है, यूएस मरीन्स जो अपने ट्रूप्स कहीं पे भी डिप्लॉय करते हैं। अब ये मरीन्स है क्या? मरीन्स ना आपके ट्राई कमांड के सोल्जर्स हैं। उन्हें सी, लैंड और एयर तीनों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि अमेरिका ने अपना सिस्टम इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी आर्मी अलग काम कर रही है, नेवी अलग काम कर रही है, एयरफोर्स अलग काम कर रही है, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एक है, तुम तीनों की कमांड कॉमन कर देते हो कि इस डायरेक्शन में लड़ेंगे तो एक साथ सारे के सारे एसेट्स के साथ एक साथ ही लड़ेंगे। तो इसलिए ये ज्यादा बेटर अप्रोच है, क्योंकि इसमें एक तो कोऑर्डिनेशन बढ़ जाती है, तुम्हारे लॉसेस कम होते हैं और बहुत ही वेल प्लान्ड अटैक्स होते हैं।
तो इंडिया की आर्मी, अभी तक आर्मी अलग काम करती थी, नेवी अलग काम करती थी, एयरफोर्स अलग काम करती थी, अब इन्हें धीरे धीरे कनेक्ट किया जा रहा है। पर ये जो कनेक्ट करने का काम है, इसमें हम थिएटर कमांड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। थिएटर कमांड क्या है कि जैसे हमारे लिए दो मेन थिएटर्स बताता हूं। थिएटर का मतलब है कि किस साइड पे ये वाली ब्रांच किन चीजों से डील करेगी। जैसे कि आपकी वेस्टर्न कमांड एक बनाई गई है, वेस्टर्न थिएटर बनाया गया है जो सिर्फ पाकिस्तान से डील करने के लिए। अब वेस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी आई आपके जम्मू वाले एरिया से लेके आपके गुजरात के एरिया तक। अब यहाँ पे बीच में थार डेजर्ट भी पड़ता है, प्लेन्स भी पड़ते हैं, रिवर्स भी पड़ती हैं। तो ये जो कमांड है पूरी की पूरी, ये थिएटर है, ये अपने अकॉर्डिंग अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट्स उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर इन्हें डेजर्ट में चलने वाली चीजें चाहिए तो ऑब्वियसली वैसी चीजें खरीदेंगे। तो ये अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि अगर कभी इस साइड को मूव करना पड़े तो कितनी एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं, एयर से, नेवल आपका इस साइड से, और आपका लैंड से किस तरीके से मूव किया जा सकता है। वैसे ही अगर आप देखो, बिल्कुल ही अलग रिक्वायरमेंट्स है आपकी नॉर्दर्न थिएटर की। नॉर्थ में हिमालयास पड़ते हैं। अब इनके कपड़ों की डिमांड लगा लो, अगर मैं सबको क्या कहते हैं, हीट सूट लेके दे दूं, इन्हें थोड़ी थार में चाहिए, ठीक है। इन्हें तो ऐसे कुछ चाहिए कि जहां पे गर्मी कम से कम लगे। उन्हें चाहिए कि जहां पे रॉक क्लाइंबिंग जल्द से जल्द हो सके, वैसे ही क्लोथिंग हो, वैसे ही आपका खाने का सामान, बैग्स, हर चीज, टेंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट उस टाइप की है, तो वो अपना प्रिपेयर करें। वैसे ही मरीन कमांड जो आपके ओशन, इंडियन ओशन को कंट्रोल करने में कैपेबल है और आपके आइलैंड और मेनलैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा सके। तो इस तरीके से आपकी थिएटर कमांड सोची जा रही है। अब इसमें नेवी और आर्मी तो तब भी आगे बढ़ रही है, एयरफोर्स थोड़ी सी रिलक्टेंट है इसके अंदर आने के लिए। तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे गवर्नमेंट ये करेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपकी ये 4 कमांड धीरे धीरे बन जाएंगी, क्लियर है। एक सेंट्रल होगी, एक वो होगी, सारी की सारी होगी। इसके अलावा आपके इस गवर्नमेंट ने रिसेंट ईयर्स में ना आपकी और भी कुछ डिफेंस एजेंसीज बनाई हैं, जैसे कि डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, ये 2 खासकर, क्योंकि आने वाली जो वॉरफेयर्स हैं वो माननी यही जा रही है कि या तो वो स्पेस में होंगी या साइबर इंटरनेट वॉरफेयर्स होंगी। और अगर आपकी डिफेंस फोर्सेस इसके लिए तैयार नहीं है तो ऑब्वियसली आप एक लूजिंग पॉइंट पे। तो इसके कारण हम भी अपनी जो डिफेंस फोर्सेस है इसके अंदर साइबर और स्पेस, इन दोनों थ्रेड्स को देख रहे हैं, क्योंकि अगर कभी वॉर छिड़ती है सबसे बड़े एसेट्स ही ये दोनों हैं। जिनके पास सैटेलाइट्स हैं उनके पास एक तरह से आसमान में पूरी की पूरी एक आई इन दी स्काई है, वो हर चीज देख सकते हैं। हाँ, सर्वेलेंस के लिए यूज हो सकती है। तो कैसे स्पेस एजेंसी का ये काम होगा कि दुश्मन की सैटेलाइट्स कैसे तबाह करनी है, अपनी सैटेलाइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, साइबर का अपने सिस्टम्स को कैसे बचा के रखना है। तो ये सारा का सारा, तो इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है फ्लावर प्रोटेस्ट। अब आपकी म्यांमार के अंदर जनता गवर्नमेंट है, जनता का मतलब हुंता कहते हैं वैसे उसे, हुंता गवर्नमेंट, ठीक है, स्पेलिंग जे से है, कहते से हुंता है। आपकी म्यांमार में क्या हुआ था कि आपकी म्यांमार में डेमोक्रेसी खत्म करके आपकी आर्मी ने टेक ओवर कर ली थी सरकार, ठीक है। आपके फेब में आपकी आर्मी ने टेक ओवर कर ली, पर मतलब ये नहीं था कि इससे पहले कभी ये म्यांमार में हुआ नहीं। इससे पहले सिर्फ 5 साल ही डेमोक्रेसी रही है, उससे पहले भी मिलिट्री रूल ही चलता आ रहा है। तो हमेशा से मिलिट्री रूल ही था, पर आपके जो वहां पे अब लोग हैं ना, इस बार ये आपके लोग ये मिलिट्री का रूल मानने को तैयार ही नहीं। तो लोग भर भर के सड़कों पे उतर रहे हैं, बार बार। एक बार प्रोटेस्ट शांत होता है, किसी नई चीज से शुरू हो जाता है, अंदर एक तरह से सिविल वॉर भी आपकी छिड़ गई है म्यांमार के अंदर, जहां पे आपके रिबेल्स, कुछ जो सिविलियंस हैं उन्होंने जो हथियार उठा लिए, और एक साइड पे आपकी आर्मी है उनकी। तो अंदर बहुत ज्यादा म्यांमार के अंदर डिस्टरबेंस फैली हुई है। उसमें से एक जो प्रोटेस्ट आज आपकी जो डेमोक्रेटिक लीडर आपकी थी आंग सान सूची,
सुकी, सॉरी, तो उनकी बेसिकली 76th बर्थडे था, तो उसके चलते हुए आपके पूरे कंट्री में, अगर आपने आंग सान सुकी की फोटो देखी है, वो हमेशा एक फ्लावर अपने बालों में पीछे लगा के रखती है। तो बहुत बड़ा आपके वहां पे क्राउड गैदरिंग हुई है पूरी कंट्री में, अलग अलग जगह, जहां पे लोगों ने अपने बालों में आंग सान सुकी के उसमें अपने बालों में फ्लावर्स लगाए, इसलिए उसे फ्लावर प्रोटेस्ट कहते हैं। तो आपको पेपर में डायरेक्टली आ सकता है कि फ्लावर प्रोटेस्ट किस कंट्री से लिंक्ड है, उसका डायरेक्ट आंसर होगा म्यांमार। मैं बाकी हिस्ट्री इसलिए बता रहा था, पर क्वेश्चन जब आएगा वो डायरेक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट? नहीं? ये थे आपके आज के करंट।